हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मंथन में। आज के ये जो वीडियो है वो हमारा वेव्स एंड वेव मोशन का एमसीक्यू का पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले मैंने एमसीक्यू का पार्ट वन और टू दोनों कंप्लीट किया हूं, तो मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप चाहें तो अपना रिव्यू जो है कमेंट कर सकते हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि आप उन वीडियोस को कितना पसंद कर रहे हैं और आपको उसमें क्या कमियां नज़र आ रही है और मुझे और कैसे उसको इन्हेंस करना है। देखिए, एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको पता चले कि उसके स्टूडेंट कितना उसकी चीज़ों को समझ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम एमसीक्यू का पार्ट थर्ड शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सवाल ये है आज के इस वीडियो में, मैटर वेव्स आर मैटर वेव्स क्या है। ऑप्शन ए है आपका डी ब्रोगली वेव्स, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्शन सी है ट्रांसवर्स वेव्स और आखिर में डी है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो मैटर वेव्स जो होता है वो डी ब्रोगली वेव्स होता है। अब देखिए, डी ब्रोगली वेव्स क्या है। मैंने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपको बतलाया, आपको वेव्स एंड वेव्स के टाइप्स बतलाया, लेकिन मैंने कहीं पे भी मैटर वेव्स के बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। देखिए, मैटर वेव्स जो है, मैटर वेव्स को मेनली ये जो कंसेप्ट है वो डी ब्रोगली के तहत दिया हुआ था। वो डी ब्रोगली जो है उन्होंने अपना एक कंसेप्ट दिया उसके हिसाब से कि डुअल नेचर ऑफ मैटर का कंसेप्ट दिया। डुअल नेचर ऑफ मैटर का उनके अनुसार कोई भी मैटर का दो गुण हो सकता है, दो नेचर हो सकता है। पहला नेचर जो है वो है पार्टिकल नेचर, दूसरा नेचर होगा वेव नेचर। वेव नेचर, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि वेव नेचर कहने का मतलब क्या है। ठीक है, और पार्टिकल नेचर कहने का मतलब क्या है। अगर पार्टिकल है तो क्या होगा, पार्टिकल के पास मोमेंटम होगा, कुछ ना कुछ मास होगा, उसका कुछ वेलोसिटी होगा जिससे मोमेंटम जनरेट होता है। तो ये सब चीज जो उसका नेचुरल जो गुण है वो होगा पार्टिकल का नेचर। वेव नेचर में क्या क्या आता है, जैसे उसका प्रोपेगेशन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, उसके बाद आपका डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब नेचर जो है वेव नेचर कहलाता है। अब देखिए, जब डी ब्रोगली जो है, डी ब्रोगली के इस लॉ को डी ब्रॉय भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली हम लोग जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं डी ब्रोगली, तो हम लोग उच्चारण भी डी ब्रोगली करेंगे। ठीक है, लेकिन आप एनसीईआरटी का बुक में देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है डी ब्रॉय। ठीक है, तो डी ब्रोगली का जो लॉ था उसके अनुसार वो कहते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है जिसका मास m है और वेलोसिटी v है उसके साथ मूव करता है, तो एक रिलेशन उन्होंने दिया लेमडा इक्वल टू एच बाय एम वी। ठीक है, एम वी, सॉरी ये p लिखा गया यहाँ पर, ये आपका होगा एम वी। एम वी, और ये एम वी जो है मास इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, तो इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में हम लोग संवेग भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ये रिलेशन दिया। अब इस रिलेशन में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इंडिकेट करता है वेव नेचर को, और ये जो राइट हैंड साइड में ये जो मोमेंटम है वो रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल नेचर को। तो उनका कहना था कि अगर कोई भी सबस्टांस जो है या कोई भी मैटर जो है अगर इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो वो डुअलिटी को शो करेगा, यानी दो नेचर मैटर का शो करेगा। कौन कौन से नेचर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर क्वेश्चन में था कि मैटर वेव्स जो है वो क्या होगा, डी ब्रोगली वेव्स होगा, क्योंकि मैटर वेव्स जो होता है वो डुअलिटी को शो करता है, इसीलिए ये डी ब्रोगली वेव्स कहलाता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल है
कि विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसे तो फिजिक्स में हम लोग जब कम्युनिकेशन पढ़ेंगे तो इस पार्ट को तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत जानकारी आपको देता हूँ, क्योंकि ये मज़ेदार टॉपिक है जो इंटरेस्ट जगता है स्टूडेंट के मन में कि ये कैसे होता है। ठीक है, तो इसमें सवाल पूछा है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज होता है। आपके पास ऑप्शन ए है माइक्रोवेव, ऑप्शन बी है इंफ्रारेड, सी है यूवी और डी है एक्सरे। ठीक है, देखिए आप एक बात याद रखिए, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का जो टर्म है, ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन देख रहे हैं, ये मेनली दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है। कौन कौन से दो? पहला माइक्रोवेव और दूसरा है आपका रेडियो वेव्स। ठीक है, इन्हीं दोनों की वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन संभव हो पाता है। अब देखिए क्वेश्चन के तो आंसर आपको मिल गया, क्योंकि आपके पास चार ऑप्शन है, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, यूवी और एक्सरे। तो यहाँ पर माइक्रोवेव इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन अब मैं थोड़ी बहुत जानकारी दे देता हूँ कि माइक्रोवेव्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं और रेडियो वेव्स का कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैं हर बार जब से मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को बतलाया हूँ, आपको एक शॉर्टकट हमेशा बतलाया हूँ, वो क्या है? कोगेक्स, यूवी, आईएमआर। ठीक है, अब देखिए तो आपका माइक्रोवेव्स कहाँ पर है और रेडियो वेव कहाँ है? ये लास्ट के दो वेव हमारा क्या है? माइक्रोवेव है और रेडियो वेव है। और आपको याद होगा कि जब हम लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ते हैं तो वेवलेंथ इधर बढ़ता है। ठीक है, यानी जो रेड का जो वेवलेंथ है वो हायर होगा आपका माइक्रोवेव के रेडियो वेव के से। यानी एनर्जी के कंपेयर में अगर हम कंपेयर करें तो एनर्जी किसका ज्यादा होगा? माइक्रोवेव का कंपेयर टू रेडियो वेव्स। ठीक है, अब देखो दोनों में शॉर्ट वेवलेंथ किसका होगा? माइक्रोवेव का होगा। और लार्ज वेवलेंथ किसका होगा? रेडियो वेव का होगा। ठीक है, देखो धरती, ये अभी हम लोग ये समझो बात कि ये हमारा धरती का सतह है। आपको पता है कि बहुत सारा स्फीयर जो है, बहुत सारा बटा हुआ है बहुत सारा मंडल पे, जैसे कि हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर हो गया, ट्रोपोस्फीयर हो गया, आयोनोस्फीयर हो गया, हम तो उसी तरह एक स्फीयर है आयोनोस्फीयर। नोस्फीयर, ठीक है, आयोनोस्फीयर यानी जो वायुमंडल हमारा हुआ। ठीक है, तो जो माइक्रोवेव होता है वो आयोनोस्फीयर को पार कर जाता है और यहाँ पर जियो सैटेलाइट होता है, जियो सैटेलाइट होता है, उससे कम्युनिकेशन करने में माइक्रोवेव का रोल होता है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो रेडियो वेव होता है वो आयोनोस्फीयर तक जाता है और यहाँ से टकरा के रिफ्लेक्ट होके अगेन नीचे की ओर कम बैक हो जाता है। तो मेनली इसी वजह से जो जियो सैटेलाइट का जो इस्तेमाल है वो आप देखिएगा कि इसका इस्तेमाल टीवी कम्युनिकेशंस वगैरह में किया जाता है, जबकि जो आपका रेडियो वेव्स जो होता है, रेडियो वेव्स का इस्तेमाल जो है वो मेनली आपका लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। जो रेडियो वेव्स होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्या क्या रेडियो वेव्स का इस्तेमाल करते हैं? जैसे रेडियो वेव्स का इस्तेमाल टीवी नेटवर्क के लिए भी करते हैं, उसके बाद रडार में के लिए भी करते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए भी करते हैं। लेकिन जब हम जियो सैटेलाइट के बारे में बात करते हैं, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है। ये क्या होता है कि पृथ्वी के सदृश घूमता है, जिस तरह से पृथ्वी घूमती है उसी तरह ये भी घूमता है, इसलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर समाप्त हुआ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला है द रेडिएशन इनिशियली प्रोड्यूस्ड इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट ट्यूब आपने घर में आपने देखा होगा कि
हम लोग नॉर्मली आम तौर पर जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं कि मरकरी घर का मरकरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि लाइट में क्या कैसा लाइट लगा हुआ है, मरकरी लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन वो मेनली फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है। अब देखो फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है कि यहाँ पर यूवी रे जनरेट होता है, मेनली यूवी रे जनरेट होता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसका तो आंसर आपका यूवी रेज हो जाएगा, लेकिन अब ये कैसे जनरेट होता है वो समझिए बात। देखिए यहाँ पर ना आपका या तो आर्गन गैस रहता है या तो नियोन गैस रहता है, यही दोनों में से कोई गैस होता है। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक को डिस्चार्ज किया जाता है तो क्या होगा कि ये जो आर्गन गैस से जब वो इलेक्ट्रिक पास करता है तो ये एक्साइटेशन ऑफ गैस होता है, मतलब गैस जो जितना भी होता है वो एक्साइट हो जाते हैं, और एक्साइटेशन के बाद यूवी रेज इमिट करते हैं। क्या रेज इमिट करते हैं? यूवी रेज इमिट करते हैं। ठीक है, अब यूवी रेज को आप कभी देख तो नहीं सकते हो, तो क्या होता है यहाँ पर कोटिंग लगा हुआ होता है, इनर कोटिंग लगा हुआ होता है, ऐसे इस तरह से। जब ये यूवी रेज इस कोटिंग से टकराता है तो टकराने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है विजिबल लाइट पे, विजिबल लाइट पे। ठीक है, जिसको वजह से हम कोई भी चीज देख पाते हैं, है ना, और इसलिए हम घर में इसका इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन अगर जरा सा भी लीकेज हो या फिर इसमें सही तरीका से कोटिंग ना हो तो यूवी रेज निकल सकता है। और यूवी रेज आपको जैसा कि पता है कि काफी हार्मफुल होता है। सूरज से भी जो रोशनी आती है उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो यूवी रेज का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है कि विच ऑफ दिस ट्रेवल्स इन ग्लास विथ मिनिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो कि मिनिमम वेलोसिटी से ट्रेवल करेगा। ये मेरा रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि मैंने फर्स्ट सॉरी दूसरा जो मेरा वीडियो था एमसीक्यू सीरीज का उसमें मैंने बतलाया था। तो ये सवाल मैं आपके लिए रहने देता हूँ, आप इसको कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला सवाल है यूवी रेडिएशन ऑफ द सन डू नॉट रीच द अर्थ बिकॉज अर्थ एटमॉस्फेयर इज सराउंडेड बाय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले बता सन के बारे में बतलाया था कि सूरज से जो रोशनी आता है उसमें यूवी रेडिएशन का बहुत बड़ा पार्ट होता है। ठीक है, अब वो जैसे ये हमारा धरती हुआ, ठीक है, तो कहता है कि धरती के चारों ओर ऐसा कौन सा लेयर है जो सूरज से, जैसे ये हमारा सूरज हुआ, जो यहाँ से जो यूवी रे आता है उसको धरती में आने से रोकता है। जैसे ये हमारा अर्थ हुआ, ये लेयर हुआ, ये लेयर ओजोन लेयर कहलाता है। ठीक है, तो ओजोन ही वो लेयर है जो कि धरती तक यूवी रेज को आने से रोकता है। लेकिन मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि जो यूवी रेज होता है वो तीन तरह का होता है। यूवी रेज तीन तरह का होता है, इसको तीन पार्ट में बांटा गया है। एक है यूवी ए, एक होता है यूवी बी और यूवी सी। ठीक है, जिसमें ये यूवी बी और सी जो है वो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है, जिसको मेनली ये क्या करता है, ओजोन जो है उसको पास करने नहीं देता, यानी यूवी बी और यूवी सी को पास नहीं करने देता। एकदम से इस चीज को याद रखिए। हो सकता है कि कभी क्वेश्चन डीप में पूछे या इन्वायरमेंटल में पूछ दे तो आप ये बता देना कि जो यूवी बी है टाइप का और यूवी सी टाइप का कभी भी इंटर ओजोन नहीं करने देता, लेकिन यूवी ए धरती तक पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सवाल था उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ओजोन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है गामा रेज कैन कॉज। ठीक है, गामा रेज की वजह से क्या हो सकता है। देखिए गामा रेज की वजह से जीन म्यूटेशन होता है। एक्चुअली गामा रेज का इफेक्ट इतना बुरा है कि वो सीधे डीएनए को ही इम्पैक्ट करता है। ठीक है, और डीएनए को ही मॉड्यूलेट करने का काम करता है, उसको ही चेंज करने का काम करता है, इसलिए म्यूटेशन होने का चांसेस ज्यादा है गामा रेज की वजह से। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है यूवी रेडिएशन हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू। देखिए ये सवाल का कंसेप्ट मैं बताऊंगा, आंसर आप खुद कर लेना। देखिए कंसेप्ट क्या है
हम हमेशा जब भी मैं बतलाया हूँ तो ये कंसेप्ट रखा हूँ, कोगेक्स UV-IMR, ठीक है। मैंने बतलाया है कि लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो वेवलेंथ हमारा बढ़ता है, और राइट से लेफ्ट की ओर आते हैं तो फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ता है। और मैंने एक रिलेशन बताया था कि एनर्जी जो होता है E=H न्यू होता है, जहाँ H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, यानी एनर्जी जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब सवाल क्या बोला कि यूवी रेडिएशन जो है उसका जो एनर्जी है ज़्यादा होगा किसके कंपेयर में। ऑप्शन ए जो है आपका इंफ्रारेड है, ऑप्शन बी है यूवी रेज है, सी में विजिबल है, और डी में माइक्रोवेव है। अब आप ही देख लो कि जब हम राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे तो एनर्जी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमारा बढ़ रहा है ना। तो हम यहाँ चेक करेंगे किसको, दो वेव को कंपेयर कर लेंगे, क्योंकि यू जो आपका यूवी रेज है उसको ही कंपेयर करना है। तो जो ये साइड में होगा, मतलब ये जो चार यहाँ पर है, उसका एनर्जी यू से कम होगा, और इधर जो है यानी गामा रे, जो एक्स रे और कॉस्मिक रे, ये तीनों रे का एनर्जी जो होगा इससे यानी यूवी रे से ज्यादा होगा। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं समझाऊंगा, ठीक है। अगला सवाल, यूवी कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, बहुत अच्छा है कि यूवी का यानी अल्ट्रावायलेट जो लाइट है उसका इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। बिल्कुल, वाटर ट्रीटमेंट में किया जाता है। क्यों किया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। इसमें देखिए फायदा क्या होता है ना, जब आप यूवी डालते हैं तो बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई होके बढ़ता था वो बढ़ना रुक जाता है, इसीलिए यूवी को वाटर ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर। देखिए, ब्रैग्स स्पेक्ट्रोमीटर का जो कंसेप्ट है वो मेनली डिफ्रैक्शन पर बेस्ड होता है, ठीक है। बस इतना ही इसमें जानिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल है रडार, ठीक है। रडार कॉमन टर्म है, आपने न्यूज में बहुत बार सुना होगा। तो यहाँ पर सवाल है कि रडार का इस्तेमाल क्यों करते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है लोकेट सबमर्ज्ड सबमरीन्स, बी में रिसीव सिग्नल फ्रॉम रेडियो रिसीवर्स, सी में डिटेक्ट एंड लोकेट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, एंड डी में लोकेट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो देखिए, रडार का मेनली इस्तेमाल करता है चिन्हित और उसको पहचान करने में जो भी दूर की वस्तुएं होती है, ठीक है। दूर के ऑब्जेक्ट को पहचान और चिन्हित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, ठीक है। इसके अलावा रडार का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ, इसका आविष्कार कौन किया था ये भी बता देता हूँ, ठीक है। देखिए, रडार, ठीक है। सबसे पहले दो वर्ड लेते हैं, रा फॉर रेडियो, ठीक है। उसके बाद आपका यहां पर है डी से डिटेक्शन, ए से आपका एंड, और ये आर जो है वो रेंजिंग को बतलाता है, रेंजिंग। तो आइए, आसान हो गया, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। एग्जाम में, एसएससी का एग्जाम में रडार का कई बार फुल फॉर्म पूछ चुका है, तो इसलिए आप इसको याद कर लेना। अच्छा, रडार को जो डेवलप करने का काम कौन किया, दो साइंटिस्ट का नाम इसमें आता है खासकर। एक नाम है एच टेलर और दूसरा नाम है आपका लियो सी यंग, ठीक है। लियो सी यंग, दोनों ही आप याद रखिए। ये काफी काम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और कहीं भी आपको डाउट होता है तो एक बार जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.